और मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो जो है हम आधा आधा घंटा 40 मिनट आगे पीछे करके आपका एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलो फिर अब क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना था प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन टू डायमेंशन। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने इसे पढ़ा था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, एक मान लेते हैं वर्टिकल है। मैंने उनमें से किसी एक को एक्स एक्सिस मान लिया, किसी एक को वाई मान लिया, तो ऐसे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये एक ही एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग विल बी होल्ड ट्रू विल होल्ड ट्रू विथ जेड एक्सिस, बट जेड एक्सिस के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जरूर अच्छी बुक्स वगैरह में कि मोशन थ्री डायमेंशनल हो रहा है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल में कुछ नया नहीं है। जो टू डायमेंशनल पढ़ लोगे वही थ्री डायमेंशन में वापस अप्लाई हो जाता है। तो जो भी है, हमारे पास जो पार्टिकल होगा उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इकलौता यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। अगर आपको एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यूज करिए। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यूज करिए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, जिसमें पार्टिकल जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने जब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी उस वक्त एक्स डायरेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकाला था। तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट और एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में वैसे तो कोई खास रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं। मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करने से एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर अगर बोला जाए कि जितने टाइम में वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतने टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें क्या होगा ना कि दोनों में टाइम सेम होने की वजह से दोनों में एक इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? अदरवाइज एक्स और वाई एक्सिस ना तो आपस में दोस्त है ना दुश्मन है, ना तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ना तो एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ना ही एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है? हम लोगों ने और भी क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे हैं, ठीक है? अब यही वाला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाने के लिए किया था कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैंने आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4टी जे कैप लेकर वेलोसिटी निकाला था एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमने क्या किया था, इसमें देखा था एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, वाई इज इक्वल टू 4टी हो गया, इसको डिफरेंशिएट करके वी एक्स निकल गया, इसको डिफरेंशिएट करके वी वाई निकल गया। तो हमने देखा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वी एक्स की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है और वी वाई की वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये हमने सर हाँ बेटा, सर हम सुने आप पिछले क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किए, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है ना? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन? हाँ मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है, ठीक है? अब अच्छा देखो, सर ठीक। आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4टी जे कैप था, तो इसको हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन अलग अलग करके सॉल्व किया था। मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? मैंने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप, अरे यार, प्लस 2टी जे कैप, सिर्फ 4टी जे कैप था ना, 4टी जे कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4टी जे कैप, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज डी डी टी ऑफ आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में तो आई कैप तो कांस्टेंट है, आई कैप टाइम्स टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2टी प्लस जे कैप टाइम्स 4टी का डिफरेंशिएशन 4।
So this is simply 2t I cap plus 4 j cap. Therefore velocity vector at t is equal to 2 seconds कितना हो जाएगा? This will be equal to v at 2 seconds will be equal to 2t I cap, मतलब कि 2 into 2 4 I cap plus 4 j cap. ठीक है, डायरेक्टली भी ये आंसर आ सकता है। ये मैंने एक मेथड बताया था, ये एक और दूसरा मेथड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इसमें हमें एक नॉलेज एक्स्ट्रा समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है कि हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग कंसीडर कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग कंसीडर कर सकते हैं। दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ये इस चैप्टर का मेन पर्पज है, मेन पार्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। जो कोई कह रहा था कि सर आपने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, मतलब इसके उस पार्ट पे पे पहुंचे हैं जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ही समझना जरूरी था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता था। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता था? प्रोजेक्टाइल इज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। हमारा जब कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। पार्टिकल सीधे ऊपर जाए, सीधे नीचे आए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल को टेढ़ा फेंका जाए तो पार्टिकल इस तरीके का मोशन करे, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, हम इस पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हालांकि ये भी प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल जनरल लाइफ में बोलते हैं, जनरल डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हम जनरली इसको मीन कर रहे होते हैं, इस चीज को मीन कर रहे होते हैं जो इस तरीके से इस कर्व्ड पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसको। हालांकि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, बट ये स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के पहले ही। अब जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे, हमारे बेसिक असम्पशंस होंगे नो एयर फ्रिक्शन, रेंज स्मॉल है इसलिए जी वेक्टर कांस्टेंट है, और अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, मतलब हम अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट में नहीं लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि विच बॉल विल फॉल टू ग्राउंड फर्स्ट। मेरे पास ये दो बॉल्स थी, एक को मैंने ड्रॉप कर दिया था बॉल वन को, बॉल टू को मैंने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया था। दोनों में से कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी? तो मैंने बताया था कि दोनों बॉल साथ में पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और ग्राउंड तक पहुंचने में वाई डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, इसलिए दोनों का टाइम भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब, या फिर प्रोजेक्शन बिटवीन सेम हाइट, प्रोजेक्शन ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ऐसा समझ लो। प्रोजेक्शन ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कहने का मतलब ये है कि जिस हाइट से फेंका है वापस उसी हाइट पे गिरा है। ग्राउंड से छत पे नहीं फेंका है, छत से ग्राउंड पे नहीं फेंका है। हम ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब छत से छत फेंक सकते हो, सेम अगर एक लंबी सी रूफ है, आप उस रूफ से उसी रूफ तक प्रोजेक्टाइल फेंक सकते हो, दैट इज सेम एज दिस केस। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या हुआ है, हमारे पास एक बॉल थी, उस बॉल को हमने वेलोसिटी u से एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल बनाते हुए फेंक दिया। ये एंगल थीटा है, थीटा थीटा एंगल पे हमने एक बॉल को फेंक दिया है वेलोसिटी u से। तो बॉल कुछ इस तरीके का मोशन करती है ना? बॉल कुछ इस तरीके का मोशन करते हुए यहाँ जाके गिरेगी, ठीक है ना? तो हमें इस मोशन की चर्चा करनी है। ठीक है, अब देखो इस मोशन में कुछ खास बातें हैं जिसको हमें स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस मोशन की, वो तीन चीजें निकालने के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक बात बता दूं, जो भी हम इसके बाद पढ़ रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। वो
जो भी फॉर्मूले आएंगे सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए काम करेंगे, किसी और केस के लिए काम नहीं करेंगे। छत से जमीन पे फेंकने में वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, जमीन से छत पे फेंकने पे वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, पहाड़ के ऊपर फेंकने पे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, पहाड़ से नीचे फेंकने पे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्शन दो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे के बीच में हो रहा है। जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सिर्फ उसी केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे केस में जब प्रोजेक्शन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में हो तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे हमने वेलोसिटी यू से फेंका है इस बॉल को, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये बॉल कितनी देर तक हवा में रहेगी। तो उसको नाम दिया हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगी। मैक्सिमम हाइट, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है। ठीक है, और तीसरा कि ये कितनी दूर जाके गिरेगी, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं रेंज। रेंज आर कितना है। ये तीन मेन चीजें हमें पता लगानी है। अब देखो, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो काफी आसान लग रहा था इसके मुकाबले, पर ये देख के लग रहा है ये कैसे करेंगे, तो आड़ा टेढ़ा मोशन हो रहा है कुछ। तो इसीलिए मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन में क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हम कहेंगे कि ये जो बॉल हमने ऐसे वेलोसिटी u से थीटा एंगल में फेंकी है, इसको इसके मोशन को अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूँगा। ये मान लेते हैं वेलोसिटी u से फेंका है एंगल थीटा पर। तो इस बॉल की वेलोसिटी के अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दूं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल दूं, तो मैं इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक एक्स डायरेक्शन के अलोंग और एक वाई डायरेक्शन के अलोंग। ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, दिस विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि थीटा के दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो नो सर। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, ओके नो सर। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा है। इस पूरे पाथ के दौरान, सॉरी मैं थोड़ा वापस सुनो, इस पूरे पाथ के दौरान, पूरे मोशन के दौरान, ठीक है मेरे से हाँ थोड़ा आगे गिर गया, बट इस पूरे मोशन के दौरान इस पार्टिकल को हमेशा अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होगा। मतलब कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अर्थ इसे पुल कर रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स mg। इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा g। फुल मोशन के दौरान इसके जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, दैट इज एक्सेलरेशन हमेशा y डायरेक्शन में है। तो अगर हम y डायरेक्शन के बारे में बात करें, तो y डायरेक्शन के बारे में पहली बात ये है कि y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होगा। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। दूसरा, आपका जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में, दैट इज सिंपली माइनस जी। ठीक है, ये दो चीजें इस पार्टिकल के मोशन के लिए एकदम फिक्स्ड हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा हो गया और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा हो गया माइनस जी। माइनस जी क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव y डायरेक्शन के अलॉन्ग है। दूसरी बात, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये सिर्फ x डायरेक्शन में हुआ है। इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है,
मतलब इधर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब मैं, अगर मुझे u पता है, a पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं टाइम आराम से निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मैं x डायरेक्शन के बारे में बात करूं, तो x डायरेक्शन में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, दैट इज सिंपली u cos थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज 0। सो x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। x डायरेक्शन का मोशन कैसा है? एकदम यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत? नो सर। x डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म है और y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी सॉल्व करना आता है। यूनिफॉर्म मोशन तो हम क्लास 6 से सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये तो आता ही है। तो हमें बस इन दोनों चीजों को एक साथ सॉल्व करना है, यही इस क्वेश्चन में नया है, यही इस प्रोजेक्टाइल मोशन में नया पार्ट है। ठीक है, जो दो चीजें हमें आती हैं, उन दोनों को एक साथ करना है। ठीक, अगर हम इस मोशन को समझने की कोशिश करें तो मोशन में क्या हो रहा है, एक बार यहां देखिएगा ध्यान से। प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर थ्रो किया है। ये प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो और वाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। तो अगर मैं इसका मोशन का सिर्फ y कंपोनेंट देखूं, सिर्फ y डायरेक्शन पे ध्यान हाँ, दूं, माइनस जी। वह नीचे की तरफ लिख देना जी। ठीक है, मतलब हाँ माइनस जी, जी। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी। ठीक है, तो अगर मैं इसके सिर्फ y डायरेक्शन के मोशन के बारे में बात करूं, तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा? पार्टिकल ऊपर जाके सीधे नीचे आ जाएगा। y डायरेक्शन में सिर्फ इतना ही हो रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? और x डायरेक्शन में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो बेसिकली पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आ रहा है और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है। ये पार्टिकल का मोशन, मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल का मोशन, मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर आप इस मोशन को कंसीडर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्लीज समझ लीजिए, असली में ऐसा मोशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको अभी शुरुआत कराने के लिए बता रहा हूँ। ये पार्टिकल का मोशन में क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे भी चला गया। पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे भी चला गया। हमें पार्टिकल के ऊपर जाके नीचे आने वाला मोशन सॉल्व करना आता है, पार्टिकल के आगे जाने वाला मोशन सॉल्व करना भी आता है। तो जब हम इक्वेशंस को सही से सॉल्व करेंगे तो क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है, हो क्या जाएगा? पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है, साथ ही साथ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे बोलेंगे पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आते आते आगे बढ़ जा रहा है, मतलब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आते आते आगे बढ़ जा रहा है। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बाद में आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आते आते साथ ही साथ आगे बढ़ जा रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है मोशन। बट हमारे इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या क्या सॉल्व करेंगे? हम ऊपर से जाके नीचे आने वाला मोशन अलग सॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाला मोशन अलग सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे अभी बता दो। और काफी हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन हम समझने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे
वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन अलग कंसीडर कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन अलग कंसीडर कर लेंगे, दोनों साथ में होगा तो अपने आप ही प्रोजेक्टाइल मोशन दिखने लग जाएगा। ठीक है बेटा? चलो फिर, तो होगा क्या असली में मोशन में, पूरे मोशन के दौरान किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पार्टिकल को देखूंगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी। टॉप 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 मोस्ट पॉइंट पार करने के बाद भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी। आगे जाके भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का क्या होगा? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा ही इनिशियल अगर u cos थीटा है तो हमेशा ही एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब भी स्टूडेंट्स फंसते हैं, मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा हो कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है हमेशा। यू का सिंपल नहीं, एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बन सकता है हमेशा। और अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखोगे कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। विद टाइम के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, अगर मैं पार्टिकल की नेट वेलोसिटी देखूं तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। टेंजेंशियल किसके? पाथ के टेंजेंशियल। यहाँ पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही हो गया। पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब एट टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी v टॉप इज इक्वल टू u cos थीटा ही होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती थी, याद है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती थी कि नहीं होती थी जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो? यस सर। होती थी। अब कह रहे यस हैं सर। अब कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल में भी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, पर कौन सी वाली? वर्टिकल वाली। हॉरिजॉन्टल वाली क्यों चेंज होगी? हॉरिजॉन्टल वाली तो कांस्टेंट u cos थीटा का u cos थीटा ही रहेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या जीरो होगा? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u cos थीटा होगी नेट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी हो, इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है, या वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। ठीक है, जब ध्यान दीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट को जब पार कर जाओगे तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी थोड़ी सी। इस तरीके से वेलोसिटी जो है थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना? अगर हम वेलोसिटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इतना सारा है u sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा और कम हुआ, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? Vy पॉजिटिव से जीरो होते होते निगेटिव में बढ़ता चला गया।
जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर वेलोसिटी u sin थीटा थी, तो आपको ये पता होगा अगर ग्राउंड से मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो जितनी वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाती है उतनी वेलोसिटी से वापस बॉल नीचे भी आती है। इसलिए जब बॉल वापस से ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, u sin थीटा ही होगी। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया उसी वेलोसिटी से वापस नीचे आएगा, और इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस टाइम पर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, लेकिन अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये भी वापस से यू आ जाएगा। इनिशियली यू वेलोसिटी से फेंका था तो वापस यू वेलोसिटी से ही टकराएगा। इतना ही नहीं, अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात? किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर यहाँ की वेलोसिटी को मैं वी वाई कर देता हूँ, यहाँ की वेलोसिटी को अगर मान लेते हैं वी वाई कर देता हूँ, तो ये जो एंगल है इसको मैं कह सकता हूँ फाई। टेन फाई क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? टेन फाई हो जाएगा वी वाई बाय यू कॉस थीटा। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सोचो इस पे, अभी डाउट नहीं पूछोगे, अपने दिल में दबा के रखोगे इस डाउट को, ठीक है, और सोचते रहोगे। थोड़ी देर बाद मैं अपने आप इस टॉपिक पे आऊंगा, वहां पे हम डिटेल में इसको कवर कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन का कि नहीं आया? बेटा सुनो बात को, मैं जो कह रहा हूं, ये जो मैंने अभी इसमें पढ़ाया है इस टॉपिक में, ये जो मैंने अभी इस टॉपिक में पढ़ाया है, ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का खास तौर से बेसिक है। इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर आप लोग स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो शायद आपका ये चैप्टर खत्म भी हो गया होगा स्कूल में, अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर हो। उसमें ये सब हाँ नहीं सर। पढ़ा, उसमें ये सब नहीं पढ़ाया गया होगा, उसमें बस 3 फॉर्मूले बताए गए होंगे मोस्टली। ठीक सर है, अभी हाँ है ना? सर, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाँ वो क्या नाम है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट का फॉर्मूला बताया गया हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। सुन लो सुन लो सुन लो, वो फॉर्मूले सिर्फ आपके 30% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूले बेकार है। ठीक है, सबसे पहले तो वो फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसमें भी कंप्लीट मोशन के लिए काम करते हैं। बीच रास्ते में कुछ क्या हुआ अगर ये कुछ पूछ लिया तो उसमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, ग्राउंड से छत पे फेंका गया बॉल, या बॉल को छत से ग्राउंड पे फेंका गया, या पहाड़ पे फेंका गया, उन केसेस में, इंक्लाइन प्लेन में फेंका गया, उन केसेस में वो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। उसके अलावा और भी तरीके के न्यूमेरिकल्स बनेंगे जिसमें वो फॉर्मूले आपके किसी काम खास काम के नहीं होंगे। इसलिए वो फॉर्मूले याद रहना जरूरी है, क्योंकि 30% क्वेश्चन तो कम से कम उससे बन रहे हैं ना। लेकिन उसके बेसिस पे आप इस चैप्टर की तैयारी को अपना कंप्लीट नहीं मान सकते, वो बहुत ही स्पेशल केस के फॉर्मूले हैं। दूसरा, ये जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते, ना जेईई मेन में आएंगे, ना नीट में आएंगे, ये एडवांस में तो भूल ही जाए। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप ये चैप्टर खत्म कर लोगे तो कुछ होना जाना नहीं है, आपको लगेगा मैंने सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी भी बताया ना, मोशन की जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, कॉपी कर लिया सबने, बताओ। यस सर। यस सर। रामायणी बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नो सर, सॉरी सर, द माइक्रोफोन वाज ऑन। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस मोशन। आप मेरे से ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कराओगे, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट कांस्टेंट एंड अलोंग वर्टिकल वर्टिकल वाई एक्सिस एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। वाई एक्सिस एकदम गलत जवाब है, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल होगा।
y एक्सिस मैं हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूँ, समझ में आई बात, एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स Constant. Constant. कांस्टेंट, vx कितना होगा, u cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। द वेलोसिटी इज ऑलवेज Tangential. Tangential to the path. टेंजेंशियल टू पाथ, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज Constant. constant again. बट वर्टिकल कंपोनेंट Variable. Varies. वेरीज, ठीक है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स Zero. 0. but Zero. horizontal velocity is still there. Constant. Constant. Speed is minimum Minimum. Minimum. at topmost point, so is kinetic energy. समझ में आई बात? समझ में आया कि सर नहीं आया? वेट कॉपी कर ले रहे। हाँ, कॉपी कर लो फटाफट। ये पता नहीं इम्पोर्टेंट ENT कैसे हो जाता बार बार। सर वेट ए मिनट। हम्म। कॉपी हो गया? अच्छा, देखो फिर मैंने ये हाँ सर प्रोजेक्टाइल बोलिए। मोशन कंसीडर किया है जिसमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है एट एंगल थीटा सच दैट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो जाए, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा हो जाए। अगर मैं थोड़े टाइम के बाद इसको पार्टिकल को देखूं तो टाइम t के बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका होगा मान लेते हैं, है ना। इस टाइम पर पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? U cos theta. Cos theta. u cos थीटा ही होगी ना। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा? 0। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या मैं लिख सकता हूँ कि u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। Yes. हम्म, Yes. लिख सकता हूँ कि नहीं?
Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो भाई, कई लोगों को पता नहीं चला होगा। नहीं सर, नहीं समझ में आया। The V equals to U plus GT. हाँ, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ g, तो ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस लगा देंगे। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू uy कितना है, u sin थीटा, और ay कितना है, माइनस जी, सो माइनस gt। कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब दिक्कत नहीं कि समझ नहीं आया? सर समझ आया, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो नेट वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और सिर्फ इन्हीं दोनों के असर से होगी, u sin थीटा माइनस gt और u cos थीटा से होगी, है ना? हाँ, है ना? तो मैं अगर इस सिचुएशन को दोबारा से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑलरेडी हौच-पौच मच चुकी है, बोल रहा हूँ पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा माइनस gt। तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगी, उससे मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नेट वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन अगर मुझे निकालना हो, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल कर डायरेक्शन बता सकता हूँ? बता सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि tan फाई इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर ये एक बार बता। एक बात बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है vx, इधर की तरफ है vy, नेट वेलोसिटी v इधर है, ये एंगल फाई निकाल सकते हो क्या आप कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सर। क्या होता है फाई, क्या होगा ये फाई? ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। कैसे? अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई है। अब इस ट्राइंगल में tan फाई की वैल्यू निकाल कर देख लो, ठीक है? वैसे वेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बनता है क्या होता है, y कंपोनेंट, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक है? समझ में आई बात? तो यहाँ पर tan फाई क्या हो गया, वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इस तरीके से आप किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? जो आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया ना वो इसलिए पढ़ाया ताकि आपको इस चैप्टर में दिक्कत ना हो। ओके, माइक नॉट वर्किंग, माइक तो वर्क कर रहा है बेटा। अच्छा ओके, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अबे ये क्या हुआ? ठीक है, सो tan फाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स हमारा यूज करके हमने किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग उन 3 बेसिक क्वेश्चंस पे आएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बहुत ही आसान है। देखो पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आ रहा है और साथ ही साथ पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, यही पार्टिकल का मोशन है, ठीक है बेटा? तो आप मुझे बताइए पार्टिकल का टाइम कौन डिसाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट? सर Vertical वर्टिकल motion. मोशन। वर्टिकल Vertical motion. वर्टिकल मोशन डिसाइड करेगा, ठीक है? मैंने काम किया, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यू वाई मान लिया, वर्टिकल वेलोसिटी को यू एक्स मान लिया। तो मुझे पता है कि यू वाई कितना है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, हॉरिजॉन्टल को यू एक्स बोल दिया, वर्टिकल को यू वाई बोल दिया। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा
ux कितना है u cos थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो मुझको मेरे अगर मैं y डायरेक्शन के बारे में बात करूं, सिर्फ y डायरेक्शन के बारे में, सिर्फ y डायरेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं सबसे पहले टाइम निकालने के लिए। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना हो, बेसिक जो सबसे बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस की, वो ये है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों के बीच में कॉमन है टाइम। ठीक है, तो हमेशा उस टाइम को पकड़िए। टाइम को पकड़ लोगे, उसका गला दबाओगे, सारे आंसर बताएगा। ठीक है, टाइम को पकड़ना है। और अभी अभी आपने बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे वाई डायरेक्शन का मोशन। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आता है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना जानते हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर सोचा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? वाई डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2uy बाय जी। ये तो पढ़ा था ना अपन लोगों ने, sin theta मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. है ना, H पढ़ा is था। equal to u H is equal to u square by 2g. ठीक। V is equal to minus u. हाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2uy बाय जी, दैट इज सिंपली इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। by G. इसको डिराइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। डेरिवेशन के लिए क्या करोगे? u is equal to uy, acceleration is equal to माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू कितना? इसको सॉल्व करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? No, sir. ओके। नो सर। इसी वाई डायरेक्शन का यूज करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कितनी हाइट तक जाएगा। पार्टिकल कितनी हाइट तक जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन से कोई मतलब है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। ना तो हाइट का भी फॉर्मूला था हमारे पास कि नहीं था? ui स्क्वायर बाय 2g U था कि नहीं? square by 2G. था ना? u squared by 2g हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। तो u स्क्वायर बाय 2g था, तो यहाँ u की जगह क्या आ जाएगा? ui आ जाएगा, और ui कितना? u साइन थीटा, तो ये कितना हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो प्रॉब्लम। अगर इसे डिराइव करना हो तो क्या करोगे? वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। डेरिवेशन में लिखोगे u इज इक्वल टू यू वाई कॉमा a इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा वी वाई इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू कितना? यही है ना? हाँ बोलिए सर। कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा निकालने के लिए क्या करते हो? उसकी वेलोसिटी 0 करते हो ना? हाँ वही किया हमने, वी वाई 0 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं सर नहीं। अब मुझे बताओ रेंज कौन डिसाइड करेगा? एक्स डायरेक्शन अरे सर एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन यू एक्स। देखो देखने में एक बार को लग रहा है कि रेंज जो है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डिसाइड करेगी, पर सोचो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो अगर आप रेंज निकालना चाहते हो तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, और टाइम यू वाई पर डिपेंडेंट है। टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? वाई डिसाइड कर रहा है। तो रेंज एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलकर डिसाइड करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। रेंज r इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू ux इंटू 2uy by g, that is equal to 2ux uy by g, that is also equal to, this implies range is equal to, वापस से लिख रहा हूँ, 2ux uy by g is equal to 2 ux कितना है? ux है u cos थीटा, u cos थीटा और uy कितना है? u sin थीटा। u sin थीटा। ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। ठीक है ना? कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे। हो गया सर। समझ में आया। शुभायन, अभी आपको टाइम टेबल सेंड करने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल सेंड करने की जरूरत तब होगी अगर आप अपने स्कूल के हिसाब से टाइम टेबल का में कोई एडजस्टमेंट चाहते हो तब। ठीक है, अभी तो स्कूल की छुट्टी है आपकी, तो अभी तो जो टाइम चल रहा है उसी को चलने देते हैं। कॉपी हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें मैंने कुछ लोगों को क्लास में शायद पढ़ाया हुआ 9th-10th में। अ, उस वक्त ज्यादा मजा आया था ना। Yes, sir. अभी हाँ सर। थोड़ा ऑनलाइन में यार मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ पा रही, कुछ भी करो। बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। हमको तो सर मजा आ रहा है, क्या कि हम पहले ही है 11 में। अच्छा मजा आ रहा है घर बैठे बैठे। अच्छा हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आ रहा है। तो 2 मिनट टाइम दीजिए। सॉल्व करो ना, 2 मिनट टाइम तो दिया है। सर टाइम 3√3 सेकंड आ रहा है। बहुत ही गलत है आंसर। सर 3√3 नहीं होगा? 3√3 होगा। तो वही तो मेरा है। हाँ सर 3√3 आ रहा है। ठीक है, देखो जिन लोगों का आंसर 3√3 की जगह 3 आ रहा है उनको ध्यान से एक चीज देना है कि एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। 3√3 सही है बेटा। एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? एंगल जो है वो 30 डिग्री का है बट किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो गलती हो सकती है। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? सर रेंज 45√3 आ रहा है। रेंज 40 ठीक है, ठीक है। सर एच मैक्स इज इक्वल टू 67.5 मीटर आ रहा है। राइट, देखते हैं। देखो भाई, हमने पार्टिकल को फेंका है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल, इसलिए उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी 30 sin 30 डिग्री, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 30 cos 30 डिग्री, मतलब कि 15
√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ऐसे में इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट इज इक्वल टू 2u/g, दैट इज इक्वल टू 30√3/g, दैट इज इक्वल टू 3√3 सेकंड। इसका जो रेंज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ux इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 3√3, दैट इज इक्वल टू 45√3 मीटर्स। और अगर इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो हो जाएगा uy² / 2g, दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, uy कहाँ गया, 15√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 इंटू 3 हो जाएगा बाय 20, सो दैट इज इक्वल टू, ये 675 हुआ तो 38.75 मीटर्स। सर 33.75 होगा। सॉरी 33.7, सही बोल रहा हूँ, 33.75। हम बाई 2 नहीं किए। संपूर्ण आपका आंसर एकदम सही था। चलो आगे बढ़े फिर, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर और थोड़ा नीचे कीजिए तो। सर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 आ रहा है। ठीक है, Sir, theta equals to tan inverse 4. ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक है। चलो क्या है देखो, a projectile is thrown in such a way that maximum height attained is equal to the range, find the angle of projection। सीधी सी बात है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²sin²θ/2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u²sin2θ/g, है ना। सो दिस मीन्स u² चला गया, साइन जी और जी भी चला गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin2θ। sin2θ क्या होता है, 2 sin θ cos थीटा। तो एक sin थीटा से एक sin थीटा चला गया, क्या बचा, tan थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। सबका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर, थीटा एंड एच। मतलब यू नहीं है, हमें सिर्फ रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, यू नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो जरा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin2θ/g, उसको मैं 2u²
साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी लिख रहा हूँ। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। मुझे u नहीं चाहिए, तो मेरे को u एलिमिनेट करना है। u को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड कर दिया 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज r बाय h इज इक्वल टू, देखो u स्क्वायर बाय जी यहाँ का और u स्क्वायर बाय जी यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, ये 4 ऊपर आ गया, 4 अपॉन tan थीटा। दिस इंप्लाइज r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। ठीक है, रिलेशन क्या आया? r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इस फॉर्मूले को क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं ये आपको एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला अगर आपको याद वगैरह नहीं हो रहा हो, तो आप उसको उसके बाद कुछ भी टिकड़म लगा के उसे याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी फॉर्मूले को याद करने का कि उस फॉर्मूले पे बेस्ड आप कुछ 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो और भी तरीके होते हैं, उनको अगर फॉर्मूला लंबा है उसको किसी गाने की धुन के साथ गाइए, 10-15 बार, 50 बार, 100 बार, याद हो जाता है। अपने हिसाब से कुछ राइमिंग बिठा लीजिए, कोई कहानी बना लीजिए, जैसा जैसा मैंने आपको सिखाया था उसमें, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा था आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बता रहा था, मैंने आपको उसमें लंबी चौड़ी कहानी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? Yes, sir. है ना? हाँ सर। फिर और भी टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक और बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला वगैरह कभी भी, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर याद नहीं हो रहा हो तो एक और टेक्निक है कि आपके जो फॉर्मूला है ना उसको आप हिंदी में याद करिए। कैसे? आर से र, तन, रतन, चलो बढ़िया है। तो 4 है, ठीक है, समझ में आई बात? रतन 4 है या फिर रतन चोर है। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो अपने कुछ भी तरीके से, सर मतलब क्या आप लिखा है यहाँ पर? रतन, टैन को तन कर दिया यार, मतलब बेसिकली बेटा देखो ये सब जो चीजें है ना, ये आपको कभी भी एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं करा सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग के लिए कि अगर फॉर्मूला थोड़ा ऊपर नीचे याद नहीं आ रहा है कि tan थीटा इधर था कि इधर था, 4 इधर था कि इधर था, याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कि अपना कुछ बना लिया ऐसा स्टेटमेंट जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो एक सपोर्ट मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, उससे ज्यादा किसी काम के नहीं होते ये सब चीजें। ठीक है, नहीं 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 सर, ठीक है, मतलब मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है तो इसलिए समझ नहीं आया था, अभी समझ में आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। मतलब देखो लिखना ये, हाँ क्या बोल रहे हो? जानते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। हाँ सर, हम बोल रहे हैं कि हम हिंदी लिखना जानते हैं। अच्छा अच्छा, अरे यार आप बांग्ला में कर लो, मैं हिंदी में कहता था, बांग्ला में कर लो, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा ना। कुछ संस्कृत में कर लो, ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब उसमें कोई ना कोई, जिसकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है उसमें कुछ तरीके से अपना कुछ सेंटेंस, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपके फॉर्मूले कभी याद ना नहीं हो नहीं तो सर, थैंक यू। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम टाइम हाइट डार, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, ये कंडीशन क्या है? मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही ट्रू है। सबसे पहला तो नो एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो ये
हमारे रिजल्ट काम नहीं आएंगे। दूसरा आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। हम ये दो चीजें एज्यूम करके टाइम की, हाइट की और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक सेकंड बेटा, ठीक है। तो एक चीज समझो, आपका जो रेंज, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका फॉर्मूला क्या था? अच्छा, यहाँ कंडीशन दूसरी थी। सर 2u U इज sin theta by सेम, मैं नो एयर रेजिस्टेंस पता नहीं क्यों वो लिख दिया, वो तो अपना ऑलरेडी अज्यूम्ड कंडीशन है। मैं लिख रहा हूँ कि हम किस केस में मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज निकाल रहे हैं, इन केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम उन केसेस को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें हम सेम वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। यू सेम है, थीटा डिफरेंट है। मतलब अगर मैं सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, तो किस केस में हाइट मैक्सिमम होगी, किस केस में टाइम मैक्सिमम होगा और किस केस में रेंज मैक्सिमम होगा, ये हमें देखना है। मतलब हमें यू को कांस्टेंट मानते हुए ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय जी। देखो u को कांस्टेंट मानना है, 2 कांस्टेंट ही है, g कांस्टेंट ही है। देयरफॉर टाइम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी? व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम, है ना? टाइम मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। दैट मींस आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ऐसे में t मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2u बाय जी एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब अगर आप सीधे वर्टिकली ऊपर फेंकोगे, उस केस में टाइम मैक्सिमम होता है। ठीक है बेटा? ऋतिक अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। हाँ, दूसरा वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। क्या? आपका, अरे यार, आपका वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, अब नहीं आएगा। हाँ, तो टाइम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2u बाई जी। दैट इज कब होगा? अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए उस वक्त। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं, अच्छा हाइट के बारे में बात करूं, तो हाइट कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? तो मतलब हाइट मैक्सिमम कब होगा? व्हेन, देखो u कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट, ये g कांस्टेंट है, जब थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा मैक्सिमम हो, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। तो हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उसका क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर बाय 2g। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा, ये h ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया? अलग अलग एंगल में फेंकेंगे तो अलग अलग मैक्सिमम हाइट आएगी। उन सारे मैक्सिमम हाइट में से कौन सी मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा है, ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यू स्क्वायर बाय 2g। कब हो सकती है? अगर हम पार्टिकल को सीधे वर्टिकली ऊपर फेंकें तब। ठीक है, पार्ट सी। पार्ट सी क्या कह रहा है? आपका टाइम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आपका रेंज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे पार्टिकल को, तब रेंज मैक्सिमम आता है। ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब आता है? अगर हम पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकें। और ऐसे में रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये कब होता है?
हाइट मैक्सिमम था एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेंज मैक्सिमम था एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा गड़बड़ियां लोग करते हैं, क्योंकि आंसर इतना बढ़िया आया 45 डिग्री, लोगों को लगता है हर जगह ये आंसर चिपका देंगे। ध्यान नहीं देते कि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इन दोनों कंडीशंस के सेटिस्फाई हुए बिना अगर आपने 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 45 डिग्री इसका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Sir, क्या बोले? noted. तो ये बेटा ऐसी चीजें टाइप कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमने देखा हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही थी, यू स्क्वायर बाय 4g, कब? 90 डिग्री के प्रोजेक्शन पर। रेंज मैक्सिमम कितना था, यू स्क्वायर बाय जी। जब रेंज मैक्सिमम है उस वक्त एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, 45 डिग्री। और 45 डिग्री के प्रोजेक्शन में मतलब जब रेंज मैक्सिमम है, अगर रेंज को मैक्सिमम रखते हुए पार्टिकल फेंका गया है, उस केस में हाइट की वैल्यू कितनी होगी, ये देख लेते हैं एक बार। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री तो 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर बाय जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना चाहिए अपन को, क्या कि हाइट एट 45 डिग्री इज टू हाइट की मैक्सिमम वैल्यू इज टू रेंज की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1:2:4। डिराइव करने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आसान है याद रखना। और क्या रिजल्ट याद कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में, ये रिजल्ट देख रहे हैं। एक और रिजल्ट ये याद रख सकते हो कि रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू रेंज एट थीटा। ये आप डिराइव कर सकते हो खुद से कि मेरे को डिराइव करना पड़ेगा? फॉर्मूले में एक बार थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा डाल दो, आपको मिल जाएगा कि रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज रेंज एट थीटा। कैसे? देख लो यार, एक बार मैं बता ही देता हूँ। रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज सिंपली साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन साइन थीटा रहता है,
इससे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सो विच इज सेम एज रेंज एट थीटा। सो रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज रेंज एट थीटा। मतलब अगर आप सेम वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर रेंज अचीव करना चाहते हो तो दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं, एक थीटा होगा तो साथ ही साथ एक 90 डिग्री माइनस थीटा भी होगा। हाँ, मैक्सिमम रेंज के लिए सिर्फ एक ही एंगल होगा, दैट इज 45 डिग्री। इसी को लिखने का एक और फॉर्म होता है कि रेंज एट 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू रेंज एट 45 डिग्री माइनस माइनस अल्फा। 45 डिग्री प्लस अल्फा पे या 45 डिग्री माइनस अल्फा पे रेंज बराबर होता है। क्यों? अगर आप 45 डिग्री प्लस अल्फा को थीटा बोल दोगे तो, या 45 डिग्री माइनस अल्फा को अगर आप थीटा बोल दोगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पूरे को थीटा एज्यूम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। इसलिए 45 डिग्री से जितना एंगल ऊपर रखो, 45 डिग्री से 45 डिग्री से उतना एंगल नीचे रखो, तो रेंज बराबर रहती है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो या 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो, रेंज बराबर रहती है। ठीक है, इसको भी कॉपी करके याद रखेंगे इन सब रिजल्ट्स को। सर हाँ, डायरेक्ट याद रखने से तो हो जाएगा। क्या बेटा? सर लिख रहे हैं। ठीक। हाँ बेटा, याद रखना है। देखो, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उसका कंडीशन भी याद होनी चाहिए और उसका डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है और उसके कंडीशन याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला डेफिनेटली गारंटी के साथ नेगेटिव मार्क्स देके जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपके पास आपको फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है कब एप्लीकेबल याद नहीं है, तो पक्के से नंबर नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव कभी नहीं करेगा। इसलिए उससे बेटर है कि फॉर्मूला याद ही ना हो। अगर फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, और अगर फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए ताकि कंडीशन कभी गलती से भूलो नहीं। ठीक है, डेरिवेशन याद नहीं होना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। कोई भी फॉर्मूला याद है, उसकी ये कब एप्लीकेबल है कब एप्लीकेबल नहीं है, अगर ये कंडीशन याद नहीं है तो फॉर्मूला आपके लिए यूजलेस है, नेगेटिव है। बेटा बुक के लिए मैं आपको अभी ये 10 मिनट बाद बात करता हूँ, क्लास खत्म करके। ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हेलो, सर आ रहे हैं। आ रहा है सर आवाज। आ रहा है ना? ठीक है, सर ओके। तो यहां तक सबने कॉपी कर लिया? अब देखो, जो हमने रिजल्ट देखा उसका एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे पार्टिकल को फेंकूं तब तो पार्टिकल मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं थीटा एंगल पे पार्टिकल को फेंकता हूं या 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल पे पार्टिकल को फेंकता हूं, मतलब थीटा विथ हॉरिजॉन्टल लूं या थीटा विथ वर्टिकल लूं, दोनों केस में रेंज सेम आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री माइनस अल्फा बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और मतलब 45 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री प्लस अल्फा पे भी रेंज सेम रहेगा। ठीक है बेटा? सुष्मिता, आपके माइक में कोई, आपके स्पीकर में कोई दिक्कत हुई होगी, आवाज तो यहाँ से जा रही बाकी लोगों को। एक सेकंड।
कॉपी हो गया? कुछ लोगों ने मीटिंग छोड़ दी ऐसा लग रहा है। सर 20 से 16। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ। सर पार्टिकल, पिछले वाला समझा दीजिए, हम आउट हो गए थे। देखो थोड़ा सा है, सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा, जो रेंज थीटा पे होगा वही रेंज 90 डिग्री माइनस थीटा पे होगा। थीटा को अगर मैं 45 डिग्री माइनस अल्फा कह दूंगा तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, इसलिए 45 डिग्री माइनस अल्फा का रेंज और 45 डिग्री प्लस अल्फा का रेंज भी सेम आएगा। ठीक है, बस यही कह रहा था। यस सर। अच्छा, बात कर रहे थे अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम बात करेंगे, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है पहले ही समझेंगे। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो हमें पाथ की इक्वेशन बतानी है। अब आप बोलोगे सर पाथ की इक्वेशन का क्या मतलब है? पाथ तो पाथ होता है, उसकी इक्वेशन कैसे होगी सर? रास्ते की इक्वेशन भी होती है क्या सर? तो देखो बेटा, हम जो भी चीजें पढ़ते हैं सबको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, और पाथ पढ़ना तो बहुत जरूरी है, इसलिए पाथ की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना भी बहुत जरूरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जब मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका मीनिंग क्या है समझिए। पाथ का मीनिंग या पाथ की इक्वेशन का मीनिंग क्या है? ऐसी कोई इक्वेशन जो, जिस इक्वेशन में हमारे पाथ के सारे पॉइंट्स आ जाएं, जिस इक्वेशन को हमारे पाथ के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करें, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। बेसिकली सिंपल भाषा में अगर देखोगे, मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ोगे लोकस नाम से। किस नाम से पढ़ोगे? लोकस नाम से पढ़ोगे। लोकस, 9 में। हाँ, लोकस या ट्रेजेक्ट्री एक तरीके से सिमिलर चीज है। बस लोकस क्या है कि मोस्टली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको कहा जाता है कि ऐसी इक्वेशन जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और फिजिक्स में हम इसको फिजिकल पाथ से रिलेट कर रहे हैं। मैथ्स में समझाने के लिए फिजिक्स का यूज किया जाएगा कि लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है, बट जो भी है, अभी यहाँ समझते हैं। ये जो है पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमें बताना है इस पाथ की इक्वेशन बतानी है। मतलब क्या हुआ, हमें अगर इस पाथ का कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लें, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये वाला पॉइंट लिया है मैंने, मान लेते हैं। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और एक वाई। एक्स और वाई, मुझे इस x और इस y में रिलेशन चाहिए। y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y अगर मैं बता दूं तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता पाऊंगा। अब जैसे ही मैं ये बात कहूं, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, सर y और x तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, अब आप उनके बीच में रिलेशन कैसे बता रहे हो? तो देखो, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे वो एक फिक्स्ड रास्ते से ही जाएगा। मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर x पे y की एक फिक्स्ड वैल्यू ही होगी। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, या इस तरीके से देखा जाए तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों एक कॉमन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम कितने टाइम पर x की ये वैल्यू थी ये निकालेंगे, उस टाइम पर y की क्या वैल्यू थी ये निकालेंगे, और x और y के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। उसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो अगर ये पार्टिकल को मैंने ये वेलोसिटी u से फेंका है एंगल थीटा पर, तो x को क्या मैं u cos थीटा इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। क्या मैं y को लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। लिख सकता हूँ। अब देखो, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी,
y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करने वाला हूँ मैं मेरे को आंसर में टाइम नहीं चाहिए, मेरे को आंसर में सिर्फ x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल कर यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने टाइम निकाला कितना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा, उसको यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया। सो दिस इज सिंपली y इज इक्वल टू यू कैंसिल, x इंटू टेन थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपी हो गया? हम्म, ठीक। अब इस पर हम लोग एक आधे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। या टाइम हो गया? 5 मिनट तो के लिए ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हैं, इसको ट्राई कर लो। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। सर आंसर 15 मीटर आ रहा है। सही है। सर एक मिनट। सौहार्द माझी, आपका आंसर एकदम सही है। सर 15 मीटर आ रहा है। ठीक, देखो सर 15। देखो क्या होगा।
ये पार्टिकल इस तरीके से जाकर इसको यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है ना। अच्छा, ये पार्टिकल यहाँ से गया, इस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक किया, ठीक। हमें ये हाइट चाहिए, मतलब ये y चाहिए जब आपका x 60√3 मीटर्स हो, राइट। मतलब x और y के बीच में रिलेशन यूज करके हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो हमने बोला y इज इक्वल टू x tan थीटा, मतलब 60√3 इंटू tan थीटा इज tan 30 डिग्री माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, x अपॉन 40 कॉस 30 डिग्री इज 40 इंटू √3 बाई 2 टू 20√3, और x कितना है 60√3 का होल स्क्वायर। So this is equal to tan 30 degree is 1 by √3, so this is 60 minus half g is 5 into this is 3 का स्क्वायर 9, that is equal to 15 मीटर। तो कितनी हाइट पे जाके टकराएगा? 15 मीटर की हाइट पे जाके बॉल टकराएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? नो सर। ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके सॉल्यूशन। इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, बट ठीक है, एक लाइन में फिर भी आंसर आ गया। इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, हमेशा ही ये दूसरा वाला सॉल्यूशन आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हालांकि ये वाला सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन से टाइम निकालूंगा, वाई डायरेक्शन में टाइम की वैल्यू डालूंगा। आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ग्राउंड से ग्राउंड क्वेश्चन किया था तो हमने वाई डायरेक्शन का यूज करके टाइम निकाला था, और एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालने के लिए उस टाइम का यूज किया था कि नहीं किया था हमने? ये किया था कि नहीं? यस सर, किए थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्स डायरेक्शन का यूज करके टाइम निकालेंगे, और उस टाइम का यूज करके वाई की वैल्यू निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इस बार मुझे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पहले से पता है। वहां पे मुझे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता था 0, यहाँ मुझे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है 60√3 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे कि 60√3 इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम। दिस implies टाइम is equal to 60√3 upon ux is 40 cos 30 degree, that is 20√3, that is equal to 3 seconds। तो 3 सेकंड के बाद ये बॉल जाके इस दीवार को स्ट्राइक करेगी। ऐसे में अब मैं y डायरेक्शन यूज करूंगा कि y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू u साइन थीटा, मतलब 40 साइन 30 डिग्री मतलब 40 इंटू हाफ u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 मीटर्स। समझ में आया? सर दूसरा प्रोसेस से किए थे हम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों प्रोसेस आने चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ आप इसको दूसरा प्रोसेस कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ दोनों प्रोसेस सेम ही तो हैं। जिन स्टेप्स से सर हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था वही स्टेप्स यहाँ पे दोबारा किए हैं, किए कि नहीं किए? हाँ सर किए, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से यही अच्छा है। हाँ, अरे बाबा, मैं हमेशा ये वाला मेथड फेवर करूंगा, ठीक है, हमेशा मैं इसी मेथड से फेवर करूंगा। मैं एक बात समझा रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और कई जगह पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काफी काम भी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पर उन सारे क्वेश्चंस को हम इस एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, पर आंसर पक्के से आएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपका हमेशा श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके इसलिए जानना जरूरी है। यहाँ पे भी क्लास खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि नहीं बोला था मुझे याद नहीं है। आज से हम लोग आपका डाउट सेशन शुरू कर रहे हैं। अभी इस क्लास के बाद, मतलब फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है। अगर किसी को डाउट पूछना हो तो अभी से पूछ सकता है।